हेलो गाइस, दिस इज़ अवनीश एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर आई एम डिलीवरिंग। तो ये पहला लेक्चर है मेरा फिज़िक्स का। वैसे मैंने मैथमेटिक्स की भी मेरी सीरीज़ चल रही है, तो मैथमेटिक्स में क्लास 11th का मैं अभी कवर अप कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, उसमें 3-4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और साथ में मेरी फ़िज़िक्स की भी चलेगी क्लास। तो फिज़िक्स में वैसे तो मैं अपनी क्लासेस में फर्स्ट बुक पूरी पढ़ा दिया हूँ, लेकिन सेकंड बुक से मैं लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो पहला जो मेरा लेक्चर होगा वो इलास्टिसिटी पे होगा, जो कि क्लास 11th का ही है टॉपिक, और ये सेकंड बुक का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो ये वीडियोज़ होगा वो आपकी थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। क्योंकि अगर आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, तो आप भी जानते होंगे, आप पेपर एनालिसिस भी किए होंगे, चाहे एनडीए का पेपर हो, चाहे जेईई मेंस का पेपर हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, तो उसमें आपका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा करके आपका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को क्लियर करूँगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन साथ में आप बैठ के वीडियो देखिए। जो मैं यहाँ बोलूँ आप हाँ ना साथ में बोलते रहा करिए। लेट की वीडियो आप मत देखिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर के प्रति सही में कॉन्शियस हैं तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो मैं अवनीश आप सभी का अपने इस मंच पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, हेडिंग है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी पहली बात तो हम लोग ये पढ़ें कि क्यों पढ़ें भाई इलास्टिसिटी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि आप अपना फर्स्ट बुक तो कवर अप कर ही चुके होंगे, जिसमें आप रिजिड बॉडी पढ़े होंगे। तो रिजिड बॉडी कोई बताएगा क्या होता है? रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके 2 पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, रिजिड बॉडीज आर दोज टाइप ऑफ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज रिमेन सेम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं रिजिड बॉडी हूं? नहीं, क्योंकि देखिए ये मेरा एक बॉडी का पार्ट है, इस पे ये एक पॉइंट है, ये मेरा बॉडी पार्ट, इस पे दूसरा पॉइंट है, मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या है। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रिजिड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, जिसमें न्यूटन लॉ हम लोग अप्लाई करते थे, उस पर कोई ऑब्जेक्ट होता था, हम उस पर फोर्स लगाते थे, उस फोर्स उसमें एक्सेलरेशन होता था वगैरह वगैरह, हम उसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस में सब फाइंड करते थे। तो इलास्टिसिटी का पढ़ने का यही मतलब है कि रिजिड बॉडी एब्सोल्युटली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो अब क्या है इलास्टिसिटी, कैसे वर्क करता है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुछ मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको कुछ इसके टर्मिनोलॉजी से भी अवेयर कराना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए इलास्टिसिटी पहली बात तो होती क्या है। अब देखिए, जैसे कोई भी इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर को अपना कोई भी सामान बनाना है, ठीक है, तो वो उस क्या बिना मटेरियल को जाने वो लगा देगा? जो मटेरियल है उसको वो देखेगा कि भैया ये मटेरियल इसके लिए सफिशियंट है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे ठीक है, तो अब कोई भी इंजीनियर है, वो कोई भी सामान बना रहा है, जैसे पुल बना रहा है। ठीक है, अब पुल में अगर लोहे की जगह वो लकड़ी लगा देगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब जहाँ पे लकड़ी चाहिए वहाँ पे वो लोहा लगा देगा तब भी काम नहीं होगा। तो किस जगह पे क्या चीज़ काम में आएगी वो इंजीनियर ही जानता है। ठीक है, तो अब किस जगह पे क्या काम में आएगी वो हम लोग इलास्टिसिटी से भी पता करेंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं इलास्टिसिटी। तो देखिए, रिजिड बॉडी से पहले हम लोग जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। ऐसी बॉडी जिसमें 2 पॉइंट की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी रिजिड बॉडी, हाँ रिजिड बॉडी लिख लीजिए, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी बोल दिया करो एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होती है भैया? ऐसी बॉडी इन विच the distance between 2 point does not change। do not रहेगा शायद, क्योंकि 2 पॉइंट प्लूरल हो जाएगा, do not change। ठीक है, ये होती है रिजिड बॉडी। तो
तो अब हम लोग की चर्चा उसी बात पे होगी जो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी नहीं, इसका मतलब जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक डिफॉर्मेशन होगा। क्या बोल रहे हैं? रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करती है? जैसे देखो पत्थर है, पत्थर तुम खूब तेज कंप्रेस करो, क्या पत्थर चिपक जाएगा? नहीं, तो वो रिजिड बॉडी है। लेकिन एब्सोल्युटली में ऐसा नहीं, आप मारेंगे तो टूट जाएगा पत्थर ना। तो देखिए अब रिजिड बॉडी जो नहीं है सॉरी, उसी की हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इस पर 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं इधर से, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर से, ये कंप्रेस नहीं हो रही है। कंप्रेस मतलब कि ये दब नहीं रही है। अगर दब नहीं रही है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और ये दब गई, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो बताओ दो डिस्टेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको बोलते हैं भैया चेंज हो गया, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। अब जब फोर्स लगा, इसका ये अब फोर्स लगा और इसमें क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हो गई। डिफॉर्मेशन का मतलब कि उसकी शेप डिफॉर्म्ड हो गई। डिफॉर्म्ड का मतलब चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो अगर हम इस फोर्स जो लगा रहे हैं उसको रिमूव कर दें, ठीक है, रिमूव कर दें। जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम क्या कर दें? रिमूव कर दें। तो वहां से 3 कंडीशन आएंगी। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल आ जाए। देखो इधर सब लोग, अगर मैं इसका फोर्स हटा दूं तो क्या ये फूल जाएगा और ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा? या तो ये कंडीशन होगी कंप्लीट रीगेन, ठीक है, कंप्लीटली क्या कर ले? रीगेन कर ले। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जब मैं ये फोर्स हटाऊं तो ये थोड़ा सा ही फूले, पूरा ना फूले। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या बता रहे हैं सर? मैं कहा आप ऐसे आटा लीजिए, आटे की लोई बनाइए और उसमें ऐसे हल्का सा दबा दीजिए, ठीक है, तो आप जब फोर्स लगाएंगे वो डिफॉर्म हो गया। लेकिन जब वो डिफॉर्म हो गया, जब आप फोर्स हटा लेंगे तो धीरे धीरे फूलेगा वो। देखिए अगर बहुत अच्छे से आटा मर्दा अर्दा रहता है तो आप उसको जैसे हल्का सा हटा के छोड़ेंगे वो धीरे धीरे फूलता है। आप कभी इमेजिन करिए। तो कंप्लीटली रीगेन नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है? पार्शियली रीगेन, ठीक है। थर्ड टाइप क्या भैया? आप प्लास्टिक की बॉल लीजिए, कौन सा ये फिगर देखो, फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हो गया ऐसा। अच्छा देखो, ये फोर्स लगाया, अब मैं फोर्स ही हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं फोर्स लगा दूंगा तो ये फूलेगा, अपनी बैक टू पोजीशन में आने की कोशिश करेगा ना। अच्छा सर क्यों करेगा? हम मान ले रहे हैं सर नहीं करेगा, कैसे मान ले करेगा? तो ये सब आपको बताया जाएगा। आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न है उसका यहाँ पे आपको हल मिलेगा। मैं फोर्स हटा रहा हूँ तो इसको इसी स्टेट में होना चाहिए, दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहिए, वो सब आपको बताया जाएगा। आप लोग दिक्कत मत लीजिए। लेकिन अब मैं ये जब फोर्स रिमूव करूंगा तो ये हो सकता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल स्टेट है, ओरिजिनल है, और ये क्या है? फाइनल है ना, फाइनल है। ये मतलब ओरिजिनल स्टेट है और ये फाइनल, मतलब इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अच्छा, हो सकता है ये थोड़ा सा पार्शियली आए, टोटल ना आए, और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही आए ना, वो उसी पे रुका रहे। तो जैसे प्लास्टिक सुने, प्लास्टिक की पाइप ऐसे मोड़ दो, क्या वो अपनी पोजीशन पे आएगी? नहीं आती, नहीं आती। तो उसको बोलते हैं क्या? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। अच्छा सर, तो कंप्लीटली रीगेन कर ली। अच्छा देखो, मैं लिखा कंप्लीटली रीगेन, पार्शियली रीगेन, और तीसरी है नो रीगेन, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स लगाया गया, उसका शेप में चेंज हुआ, फोर्स रिमूव किया गया, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो सर पहली पॉसिबिलिटी को क्या कहेंगे? पहली पॉसिबिलिटी को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, पार्शियली रीगेन करेगा तो पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली मतलब समझ रहे हो तुम लोग? मतलब थोड़ा सा, पार्शियली इलास्टिक। अच्छा, नो गेन किया तो प्लास्टिक, रिजिड। देखो यार, तुम फोर्स लगा दी, इसमें चेंज हो गए तो रिजिड का कॉन्सेप्ट खत्म।
और ये हो गया प्लास्टिक। बोलो क्लियर है? तो ठीक है, तो किसी भी मटेरियल पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ये मटेरियल कंप्लीटली अपने बैक पोजीशन पे आ जाएगा, या तो थोड़ा आएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा। सर कैसे ये पूरा आ जाएगा? आप मुझे एक एग्जांपल बताओ। मैं कहा रबड़ लो, रबड़ को खींचो फिर छोड़ दो, तो बता क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा? आप लोग बताइए, क्या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा? तो इसको बोलेंगे क्या? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, उसके बाद आटे की बॉल का एग्जांपल लिया मैं, वो पार्शली इलास्टिक। नो रीगेन का कंप्लीटली प्लास्टिक। ये सही है, प्लास्टिक, प्लास्टिक जो बॉल से क्रिकेट खेलता है वो प्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, तो सर ये तो मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो रही है। आप रबड़ ले रहे हो तो वो कंप्लीटली आ जा रहा है, आप आटे की बॉल ले रहे हो तो थोड़ा आ रहा है, आप प्लास्टिक ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो सर मेरे ख्याल से ये इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी की मटेरियल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? मटेरियल, क्योंकि मटेरियल से ये डिपेंड हो रहा है। तो मैं कहा ठीक, हाँ, क्योंकि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है ही। तो सर ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी कोई भी मटेरियल अपने ओरिजिनल स्टेट में कितना आ सकता है उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। बोलो क्लियर है? तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेंड्स टू बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बोलो क्लियर है? कि कोई भी बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में कितना आ जाती है, या इनिशियल पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिख लो। ऐसे डेफिनेशन लिखिए जो कॉन्सेप्टली याद रहे। हाउ मच टेंडेंसी ऑफ मटेरियल to regain its initial या original state after deforming the force, after removing the force। आफ्टर रिमूव लिखना, रिमूविंग तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, रिमूव, आफ्टर रिमूव द फोर्स। बोलो क्लियर है? तो इलास्टिसिटी समझ में आई? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जब हम उस पर फोर्स, देखो फोर्स लगाए, मटेरियल का साइज चेंज, शेप चेंज, जब फोर्स हटा लिए तो वो अपने पोजीशन में लौट आने के लिए, लौट कितना आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या बताओ ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा? अबे आ जाएगा, सोच। ज्यादा इलास्टिसिटी है मतलब उसकी ज्यादा प्रॉपर्टी है अपने स्टेट में आने के लिए, कम इलास्टिसिटी है मतलब वो कम है स्टेट में आने के लिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब हम लोग फोर्स इस पे हटा रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन में आएगा क्यों? वही तो, क्यों ऐसा क्यों होगा? वो तो न्यूटन फर्स्ट लग गया था, वो तो क्या था कि रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है चलता रहेगा। जिस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगा तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब मैं फोर्स हटा लिया। अरे यार देखो प्लैनेट है, मैं कह रहा हूँ कि वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल है, उसमें मैंने फोर्स लगा दिया, जा, तो वो चलता चला जाएगा। तो क्या वो अपनी पोजीशन पे लौट के आने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो सर इसमें ऐसा कैसे हो रहा है ना? तो आप लोग देखते हैं, अपन लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार ऐसे फिगर आउट कर देता हूँ, ठीक है, कैसे। तो इलास्टिसिटी में बेसिकली, इलास्टिसिटी में 3 प्रकार का मटेरियल आएगा। पहला क्या मटेरियल है? परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा क्या है? पार्शियली इलास्टिक। थर्ड क्या है? प्लास्टिक। ठीक है, ये कंप्लीटली रीगेन हो जाएगा, कंप्लीटली रीगेन, कंप्लीटली रीगेन ओरिजिनल स्टेट। और ये क्या आएगा? पार्शली रीगेन, पार्शली रीगेन। और ये प्लास्टिक का मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए मटका है, मटका एकदम पक्का हो गया एकदम, उसमें मैं फोर्स लगाया, वो मटका टूट गया, अपने स्टेट में आएगा? नहीं आएगा।
तो प्लास्टिक में आ गया। ठीक है, रबड़ है, रबड़ को मैं खींच रहा हूँ, छोड़ दिया, वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब क्या हो सर, आप इतना खींच दीजिए वो टूट जाए, उसका भी हम लोग पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब प्लास्टिक में प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी मटेरियल जो है वो अपनी पोजीशन में आने की कोशिश ही क्यों करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अच्छा तो बताओ, जो भी मटेरियल होगा वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड के लिए कंडीशन क्या है? सॉलिड की कंडीशन क्या है साहब? भाई अब जो इसके पार्टिकल्स होंगे, एटम होंगे, आप लोग बताइए क्या क्या है सॉलिड की कंडीशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट बहुत हाई होगा, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। तो मैं सिंपल से बोलूं, क्या वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? बोलो हाँ ना यार, तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो आपको इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इक्विलिब्रियम नहीं आता है, तो मैं इक्विलिब्रियम की थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रोसीड करूंगा। देखिए इक्विलिब्रियम, 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 ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है या जो भी चीज होता है, जिस चीज की हम लोग बात करें, जो सिस्टम होता है वो उसी स्टेट में रुका होता है, मतलब उसमें हर एक चीज नेट जीरो होता है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बोलता हूं कि मैं नेट फोर्स जीरो होता है तो मुझे पाप लगेगा। मैं बोला नेट टॉर्क जीरो होता है तब भी क्या लगेगा? पाप लगेगा। कब पाप नहीं लगेगा? जब नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो हो। क्योंकि जब मैं रोटेशनल पढ़ा रहा था तो आपको मैं बहुत एग्जांपल दिया था। बोलो ठीक है, हाँ तो मैं रोटेशनल पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग को ये मान के चल रहा हूं कि उतना आता है। अगर नहीं भी आता तो इक्विलिब्रियम समझने में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, ठीक है। ये स्टेट बनाया हूं मैं। अब यहां पे मैं पार्टिकल्स लिखता हूं। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ठीक है। अगर इस पार्टिकल को मैं थोड़ा डिस्प्लेस करूं तो बताओ ये ढंग जाएगा? यस सर। क्या ये अपनी स्टेट में आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, मैं इस पे जो है थोड़ा सा इस पे फोर्स लगाया और ये इतना गया। अब मैं फोर्स हटा लिया तो बता क्या ये अपने आप पोजीशन पे आएगा? आ जाएगा। ठीक, अब इसे ये ऐसा ही है। तो आप सर बताना क्या चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे है। अगर मैं इस पे कोई फोर्स न लगाता तो इस पे रुका होता। मैं फोर्स लगा दिया तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया और ये वापस लौट करके नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर मैं इस पे फोर्स लगा दिया तो ये अपनी पोजीशन पे दोबारा आने वाला नहीं है। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैं इस पे फोर्स लगाया, जब फोर्स हटाया तो अपने पास आ गया। बोलो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो क्लियर है? yes, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब मैं क्या बताने चला उसको देखिए। जो हमारा एटम होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। अब मैं कुछ ऐसे बनाने चल रहा हूं, आप उसको देखिए। मैं ऐसे थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज में ऐसे बताता हूं। देखो, जो हमारा एटम है वो सभी ओर से एक इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ना। जब मैं उसमें फोर्स लगाता हूं, अब वो शेप में डिफॉर्म होता है, मतलब वो एटम अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला गया। अगर वो एटम अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला गया तो बताओ अपनी जगह पे आने के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो, तो अपनी जगह पे आने के लिए लौटेगा कि नहीं लौटेगा? सोचो, मैं अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाया था, जब इसे फोर्स लगाया था तो ये हटा था पोजीशन से, लेकिन फिर से आ गया था। लेकिन अगर मैं फोर्स लगा के इसी पे रोका रहा हूं तो मेरा बॉल यहीं रुका रहेगा। मैं फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट पे रुका हूं तो फिर वो लौट करके नहीं आया, लेकिन मैं जैसे हटाया, जैसे छोड़ा, वो अपनी पोजीशन पे आ गया। बोलो क्लियर है? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। वैसे भी आप देखिए, जो एटम में चारों तरफ से फोर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट इन द सेंस कहने का मतलब कि नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक, अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो अगर ये एटम है, मान लीजिए चारों तरफ से नेट फोर्स लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया तो यहां का फोर्स ज्यादा हो गया, यहां फोर्स कम हो गया, तो ये बताओ ढकेला, फेस अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये जो फोर्स लगा रहा है
इसी की वजह से क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी आ रही है। तो कुछ मटेरियल होंगे जो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कुछ मटेरियल होंगे वो कम फोर्स लगाएंगे, और कुछ मटेरियल होंगे वो कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जो कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे उसको बोलते हैं क्या, प्लास्टिक। जो कुछ फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या, पार्शली। और जो खूब ज्यादा फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा सर, मतलब मान लीजिए कोई शेप है, उसके अंदर फोर्स लग रहा होगा तो उस चीज को दब जाना चाहिए, तो वो अपनी पोजीशन में आने के लिए फोर्स लगा रहा है। जब वो अपनी पोजीशन पे पहले से ही है तो उसमें नेट फोर्स 0 है, तो उसको कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स, कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं समझाता हूं तुमको। जैसे ये दीवार है, दीवार में मैं अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाना, दीवार में मेरे ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अगर ये टी टू द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा मैं इस पे 50 न्यूटन लगाना, तो ये मेरे पे 50 न्यूटन लगा रही। अच्छा ये मेरे पर 50 न्यूटन लगाए तो इधर भाग क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये 50 न्यूटन तभी लगा जब मैं इस पे लगाया हूं। तो ये बॉडी अपनी पोजीशन में तभी आने की कोशिश करेगी जब इस पे कोई तुम फोर्स लगाए हो। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी क्यों फोर्स लगाती है अपने स्टेट में आने के लिए, ठीक है। तो अपनी स्टेट में आने के लिए हर एक मटेरियल अलग अलग फोर्स लगाता है। तो जो मटेरियल सबसे ज्यादा फोर्स लगाता है वो परफेक्टली इलास्टिक, जो मटेरियल कम फोर्स लगाता है वो पार्शली प्लास्टिक बोलो चाहे पार्शली इलास्टिक बोलो, और जो एक भी फोर्स नहीं लगाता वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब हम लोग कुछ आगे टर्मिनोलॉजी आगे चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। अब मैं स्ट्रेस पे आ रहा हूं, धीरे धीरे स्ट्रेस पे आ रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेस को मैं डिफाइन करने वाला हूं, फिर स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन चलेगा, फिर कर्व चलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, फिर वहां से हुक्स लॉ चलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कोई मेरा मटेरियल, ठीक है। मैं इधर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो बताओ इस बॉडी में कोई स्ट्रेस उत्पन्न होगा। स्ट्रेस का मतलब मैं समझ आता हूं, ये रबड़ है, रबड़ को मैं ऐसे खींचा तो देखो रबड़ एकदम तना हो जाता है, तना, वही स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कब लगता है, जब तुम उस पर फोर्स लगाते तब क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस तभी पैदा होता है जब आप लोग उस पर फोर्स लगाते हैं, उस मटेरियल पे। मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर को, क्या होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, सोच नहीं उत्पन्न होगा। आप खींचोगे तो भागता चला जाएगा। तो इसको कहां पे स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस लगाना है तो आप या तो इसको किसी उससे बांध दीजिए या फिर इसको आप ऐसे फोर्स लगाइए। बोलो क्लियर है नहीं, हाँ, या तो आप ऐसे फोर्स, बोलो क्लियर है। तो स्ट्रेस के लिए दोनों तरफ से फोर्स लगना जरूरी है, या तो आप एक तरफ से इसको बांध दीजिए। बोलो क्लियर है। अच्छा सर कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। मैं कहा अच्छा देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, और मैं इस स्प्रिंग को इधर फोर्स लगा खींच रहा हूं। बताओ इस स्प्रिंग में क्या इलॉन्गेशन होगा, नहीं होगा। अच्छा अब होगा, ये मैं फिक्स होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अब समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस कब उत्पन्न होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं क्या बताना चाहूँ उसको देखिए। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है ना, स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है भैया, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ हाँ वो सब अभी देखा जाएगा, टेंशन मत लो। ये है, ये इधर लगा फोर्स, इधर भी लगा क्या फोर्स, तो और ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है भैया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं और भी फोर्स अपॉन एरिया पढ़े हैं, जो कि होता है प्रेशर। तो प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है, प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज है। अगर प्रेशर स्ट्रेस एक ही चीज होता है तो अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? यस सर। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? प्रेशर में कोई चीज सर दबाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक लोग कह रहे हैं भैया ठीक है मैं मानता हूं। मैं कहा कि ये देखो ये तुम्हारा क्या है, एक मटेरियल, मैं इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया। अच्छा ठीक है, तो क्या बताओ ये जो ब्लॉक है क्या इसमें भी अब तनाव उत्पन्न होगा? मैं आपको समझा, होगा ना? होगा। तो मतलब इसमें भी स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा ये लंबा हो रहा है तो इसको इलांगेटिव स्ट्रेस बोलिए, या तो आप टेंसाइल स्ट्रेस बोलिए। टेंसाइल स्ट्रेस बोलिए। टेंसाइल स्ट्रेस इज वेरी यूज्ड इन न्यूमेरिकल, सो वी यूज टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको क्या बोलेंगे भैया? टेंसाइल स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। तो ये प्रेशर है, नो सर। कंप्रेसिव ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। यस सर, प्रेशर सर जी इसीलिए अर्थ के लॉन्ग लगता है। अच्छा, अर्थ के लॉन्ग लगता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ प्रेशर और इसमें अंतर क्या। मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं वो एकदम परपेंडिकुलर लें। आप क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन आप एरिया ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका इसके एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये है, ये आप क्रॉस सेक्शन एरिया लिए हैं और फोर्स जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो इसका एक आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। देखिए, फोर्स ऐसे लग रहा है सीधे में, एकदम इसी तरह मैं हूबहू बनाता हूँ। ठीक है, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप इसका एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट ले लीजिए इस एरिया का, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया वेक्टर होता है। तो मैं इसके एक परपेंडिकुलर ले लिया और ये एंगल मान लो अल्फा मान लिया। ठीक है, तो अगर ये फोर्स F लग रहा है तो क्या इसका तुम लोग कंपोनेंट कर सकते हो? ये क्या होगा? अच्छा, ये एरिया परपेंडिकुलर है तो इसको मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, और ये एरिया के पैरेलल है, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल, तो मैं इसको T लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F नॉर्मल, और ये कौन सा फोर्स होगा? F टेंजेंशियल। तो F टेंजेंशियल की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। F नॉर्मल की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको F नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको डीप में नहीं जाना है, लेकिन आप इसको जानते रहिए। अगर मैं ये सीधा बनाऊं या टेढ़ा बनाऊं, ठीक है, वो तो मेरी मर्जी है। तो मैं सीधा बनाता हूँ कन्वीनियंट के लिए, टेढ़ा बनाता हूँ असली में होता क्या मैं वो बताने के लिए। इस फोर्स को हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल के लॉन्ग ब्रेक कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग। ये रिजॉल्विंग कंपोनेंट है, आपको ये आना चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट बुक पढ़ चुके हैं। तो ये फोर्स से इधर टूट गया, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग को प्रेशर और मैं ये स्ट्रेस बताना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। स्ट्रेस समझ में आया? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, दिक्कत मत लीजिए, आपको मैं टेंसर भी क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए जानिए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा, अच्छा, स्ट्रेस क्या कंप्रेसिव और इलोंगेटिव दोनों हो सकता है? हैं? स्ट्रेस कंप्रेसिव और इलोंगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये चीज थोड़ा देर जाने। अब मैं प्रेशर को लेता हूं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। आप ध्यान सुनिए, जो स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया है ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या है भैया? और जो प्रेशर में फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है भैया? ना, रिस्टोरिंग फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो देखिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये F एक्सटर्नल फोर्स है, और स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है ये रिस्टोरिंग फोर्स और क्या है ये एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, ठीक है, ये कोई भी मेरा मटेरियल है, इधर से लग रहा है मेरा 20 न्यूटन और इधर से लग रहा है मेरा 12 न्यूटन। ठीक है, ये मटेरियल किससे बना होगा? एटम से, पार्टिकल से। मैं इसमें दो पार्टिकल्स लिए, एक पार्टिकल ये रहा, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और एक पार्टिकल इधर ले लिया, एक, चलो सेंटर ऑफ मास से ही मैं समझा देता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा देखिए, ये मेरा ब्लॉक, ये मेरा मटेरियल है, इसको मैं 20 से इधर खींच रहा हूँ और 12 से इधर खींच रहा हूँ। 20 से इधर खींच रहा हूँ और 12 से इधर खींच रहा हूँ। तो आप लोग बताइए ये ब्लॉक किधर चलेगा? 20 की तरफ चलेगा। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसको ना और क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसका मास में ले देता हूँ 20 है, 4 किलोग्राम। जब ये इधर चलेगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा?
F इक्वल टू एम में, तो F नेट होगा, F नेट होगा, F नेट देखो समझो बात को, इधर मैं मुझे कोई 20 से खींचा, इधर मेरे को कोई 12 से खींच रहा है, तो मैं उसकी तरफ 8 न्यूटन से जाऊंगा। क्लियर है? आप देखिए मेरे को कोई इधर से खींचा है 12 न्यूटन से, मेरे कोई खींचा है 20 न्यूटन से, तो मैं इसकी तरफ 8 न्यूटन की वजह से जाऊंगा। क्लियर ना? तो जो F नेट मेरा 8 है, तो यहां पे फोर्स इक्वल टू एम में लगाओगे, तो यहां पे F कितना लिखोगे? 8 न्यूटन, और M नीचे 4 है, तो A इक्वल टू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो मैं बताने चला हूं उसको ध्यान से समझिए। लेकिन इसमें बताओ स्ट्रेस उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ वो स्ट्रेस के लिए कौन जिम्मेदार है? 12 न्यूटन की, 20 न्यूटन की, 8 न्यूटन? 12 न्यूटन। कैसे 12 न्यूटन? अब इसको थोड़ा सा फील करिए, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास को इधर कोई 20 से खींच रहा है, इधर कोई 12 से खींच रहा है, तो इस पे टोटल जो ये तनाव वाला फोर्स है वो सेंटर ऑफ, देखो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? वो ऐसे खड़ा रहेगा, इधर कोई 20 से खींच रहा है, इधर कोई 12 से खींच रहा है, वो 8 की तरफ से इधर जा रहा है, लेकिन जो 12 न्यूटन वो एब्जॉर्व कर लिया, वो उसके इंटरनल में गया, वो इंटरनल में जो गया वो स्ट्रेस उत्पन्न करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ रहे बात हो नहीं? तो जो ये स्ट्रेस में है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो कितना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया या कितना एक्युमुलेट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। बोलो क्लियर है? यस सर। 8 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स, 8 न्यूटन चलाने वाला फोर्स है, 12 न्यूटन एब्जॉर्ब हो गया, मैं 20 न्यूटन इधर लगाया, 12 न्यूटन इधर लगाया, तो 12 न्यूटन तो खत्म हो गया, लग रहा है 8 न्यूटन, वो जो बचा 8 न्यूटन है वो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है, और जो 12 न्यूटन एब्जॉर्ब हो गया वो उसको स्ट्रेस लिए डेवलप कर रहा है। बोलो क्लियर है? जैसे एक वो 12 न्यूटन है। जैसे एग्जांपल और समझिए, देखो ठीक है, इधर लगा 25 न्यूटन, इधर लगा 3 न्यूटन, तो बताओ इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? 3 न्यूटन, क्योंकि ये 3 न्यूटन के वजह से ही इसमें स्ट्रेस हो रहा है। अच्छा अगर मैं इधर लगाया 25 न्यूटन तो रिस्टोरिंग फोर्स 25 को 25 एब्जॉर्ब हो गया, चलाने वाला 0 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? F समझो बात को यार, देखो कंफ्यूज ना हो, जो एब्जॉर्ब हो जा रहा है बॉडी में उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, जो चला रहा है वो चलाने वाला फोर्स, उससे मेरे मतलब नहीं। तो इधर 25 इधर 25, अब ये सिर्फ रुका रहेगा, मतलब जितना 25 लगा वो सब क्या हो गया? तो वो रिस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा इधर 35 लगाता, इधर 30 लगाता तो अब 5 चलाने वाला, तो एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, तो अब मैं इसका बोलूं, जैसे ये एरिया ए है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं भैया? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब मैं कहूं इसका तुम लोग लिखो स्ट्रेस, जो स्ट्रेस लिखोगे फोर्स 25 है अपॉन एरिया। बोलो क्लियर है? yes, अगर यहाँ पे मैं 35 कर देता तो 35 तो 25 हो जाता, 25, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे 130 कर देता तो 25, वेरी गुड। भले वो चलता लेकिन स्ट्रेस तो ये डेवलप किया। अच्छा इसमें बताओ स्ट्रेस 12 न्यूटन बटा ए। बोलो क्लियर है? तो लिखो स्ट्रेस में F इज रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया या एक्युमुलेट हो गया, और इन प्रेशर F इज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? आप लोग को वीडियो देखना है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, कंटिन्यू रोज से वर्ड रिवीजन करना है, ठीक है? और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करिए, क्योंकि 11th-12th में केवल टीचर बेसिक वो थ्योरेटिकली पढ़ाता है, जो कि वो ठीक है, वो अपने हिसाब से सही करता है, लेकिन 12th में आपका पूछा जाएगा थ्योरी, इसी वजह से वो आपको थ्योरी पढ़ाता है। लेकिन आप जैसे एक कदम कंपटीशन की ओर रखेंगे तो आपका थ्योरी व्योरी कुछ काम नहीं आता, आपको केवल कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल काम में आता है। तो ठीक है, तो थ्योरी तभी आपके समझ में आएगी जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है? मैं अभी तो स्टार्ट किया हूँ, तो अभी मैं जब रिविज़न कराऊँगा फर्स्ट बुक का, तो उसमें आपको NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सभी चीज़ काइनेमेटिक्स हो सकेगा तो मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, हो गया, उतर गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ लोड ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, लिखिए आप लोग भी लिखिए, अ लोड ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम सेलिंग, फ्रॉम सेलिंग। तो देखिए ये सेलिंग है, ठीक है, लोड है 4 किलोग्राम, ठीक है, ये है 4 किलोग्राम। रोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर, थ्रू अ स्टील वायर ऑफ अ रेडियस 2 मिलीमीटर। तो देखिए ये रेडियस वायर है, ये स्टील वायर है, ठीक है, ये स्टील वायर है और ये 4 किलोग्राम इसका वेट है। माई ड्राइंग इज टू बैड, ठीक है, ये इसका रेडियस है, रेडियस है भैया 2 mm रेडियस है। फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द वायर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, टेक G इक्वल टू 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेक G इक्वल टू 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या इसमें फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस बताना है कि इसमें कितना डेवलप्ड हुआ, बोलो क्लियर है। तो सवाल क्या है कि एक सेलिंग है, एक स्टील वायर है, उसको ऐसे लटका दिया गया है जिसका रेडियस 2 mm है और ये 4 किलोग्राम इस पर अटैच किया गया है। तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, क्यों आदर्श? यस सर। अच्छा, अगर ये स्ट्रेस आएगा, अगर मान लो कि मैं इसको तोड़ दिया, ये यहाँ सेलिंग से हटा दिया, तो बताओ स्ट्रेस आएगा? नो सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटी। और नीचे फोर्स क्या होता है? mg। वेरी गुड, mg 4, g कितना लेना है? 3.1 पाई। तो 3.1 पाई, ये मेरा क्या लगेगा टोटल फोर्स, क्या लगेगा टोटल फोर्स। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये mm में है, ये मीटर में। तो mm को मीटर में चेंज कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग अगर 11th में हैं तो आप लोग कन्वर्जन तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एचसी वर्मा लगाने जाएंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम लगाने जाएंगे तो आपको फार्मूला याद है, लेकिन अगर आप कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो गड़बड़ है मामला। तो आप लोग कन्वर्जन सीख लीजिए। 1000 1 मिलीमीटर, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। बोलो क्लियर है? मैं लिख देता हूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब जब यहां पे देखो सेंटीमीटर से तुमको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको जैसे तुम 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाएगा ये। और 100 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो मिलीमीटर है, मिलीमीटर है तो ये मिलीमीटर हो गया। तो मेरे को मिलीमीटर से चेंज करना किसमें? मीटर में। तो ये नीचे आ जाएगा, दैट इंप्लाइज टू क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻3। बोलो क्लियर है? या केवल तुम लिख लो केवल यही 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है भैया? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ना यार, क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? 2 × 10⁻³ मीटर, पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो एरिया कितना आ गया? पाई इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻³ इसको बोलो क्या आएगा? 10⁻⁻6। आपको पता होगा अगर x की पावर a की पावर b है तो इसका आंसर क्या होता है? x की पावर ab। और x की पावर a इंटू x की पावर b है तो इसका आंसर x की पावर a प्लस b। ये सभी चीजें आप लोग को भी आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया कितना आया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो अब स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स कितना है? 4 × 3.1 पाई डिवाइड में 4 पाई
4 पाई 10 की पावर -6। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना है 3.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन स्ट्रेस है। ये -6 था, ऊपर चला गया 6 हो गया। अच्छा, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, फोर्स बनेगा। अरे होल स्क्वायर है ना, ये 2 कहां से आ गया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर तो 2 मिलीमीटर है। बोलो क्लियर है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन और हुक्स लॉ पढ़ेंगे। तो ये इसमें करीब 4 से 5 लेक्चर मेरा लगेगा तो इलास्टिसिटी को ख़त्म करने के लिए। तो उस पर हम लोग फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।